स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। सरकार ने पैसा निकालने और बदलने की सीमा 500 रुपए और बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने जनता से मांगा 50 दिन का सहयोग। कहा बेनामी संपत्ति रखने वालों पर होगी अगली कार्रवाई। नोट बदलने पर बहस कराने के लिए लोकसभा में कांग्रेस ने दिया काम रोको प्रस्ताव का नोटिस। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति को कराया हालात से अवगत। अरविंद केजरीवाल ने की फैसला वापस लेने की मांग। कश्मीर घाटी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विशेष कमेटियां गठित। देश कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद। शांतिवन में विशेष प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिका में प्रवासियों पर संकट। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा होंगे 30 लाख प्रवासी निर्वासित। $500 और ₹1000 के नोट बंद करने के बाद पैदा हुए हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नकदी आपूर्ति आसान बनाने के लिए 16 फैसले लिए गए। बैंक और एटीएम से पैसा निकालने और बदलने की सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही अब जरूरी जगहों पर 24 नवंबर तक पुराने नोट इस्तेमाल किए जा सकेंगे। नोटबंदी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल समेत वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न बैंकों और डाकघरों में नकदी भेजे जाने और उसकी उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने नकदी की आपूर्ति आसान बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। There is enough cash available. The government has taken several steps today in the meeting chaired by the Honorable Prime Minister to improve the supply of cash, to make the cash available across the country, to make the cash available especially in rural pockets. सरकार ने एक बैंक खाते से एक दिन में अधिकतम 10,000 रुपए निकासी की सीमा खत्म कर दी है। अब सप्ताह में एक बार एक बैंक खाते से अधिकतम 24,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। पुराने नोट बदलने की सीमा भी 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दी गई है। साथ ही एटीएम से भी लोग एक दिन में अधिकतम 2,000 रुपए की जगह 2,500 रुपए निकाल सकेंगे। Supplying 4,000 rupees per transaction, now it has been increased to 4,500 rupees. Similarly, the ATM limits also have been increased to 2,500 rupees in respect of the recalibrated ATMs. 3 महीने से काम कर रहे करंट अकाउंट से निकासी की सीमा भी 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट देने की आखिरी तारीख नवंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2017 कर दी गई है। एटीएम और बैंकों के बाहर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल बैंकिंग वैन भेजी जाएंगी। सरकार ने बैंकों से कहा है कि वो मोबाइल वॉलेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा दें और लोगों को इन्हें तेजी से उपलब्ध करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बंद करने से लोगों को हो रही परेशानी के बीच 50 दिन का सहयोग मांगा है। रविवार को गोवा में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि अब बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने से लोगों को दिक्कतों के बीच 50 दिन का सहयोग मांगा। रविवार को गोवा में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कालेधन और रिश्वतखोरी खत्म करने के वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्ण विराम नहीं है, मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गोवा में मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और तुएम इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए चरण का उद्घाटन भी किया। गोवा के दौरे के बाद कर्नाटक में बेलागावी में कर्नाटक लिंगायत शिक्षा समिति के शताब्दी समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नोट बंद करने से लोगों को हो रही दिक्कत पर सरकार के कदम की आलोचना की है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से फोन पर बात करके लोगों को हो रही दिक्कत की जानकारी दी। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। टीएमसी पहले ही राज्यसभा में इस मुद्दे पर नोटिस दे चुकी है। कांग्रेस ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। 193 में भी हम दे रहे हैं नोटिस। हम तो ये चाहते हैं कि डिस्कशन हो, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर बाहर कह रहे हैं उसका लोगों में गलत एक मैसेज न जाए। 3 दिन से कतारों में हैं, जो सो नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, खा नहीं रहे, जो लाखों सरकारी कर्मचारी और जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, जो सब कामकाज छोड़कर कतारों में खड़े हैं, क्या वो घोटाले वाले लोग हैं? सरकार का कहना है कि वो किसी भी मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। किसी भी मुद्दे पर कोई उसमें नोटिस देगा और चेयर जो है वो दोनों हाउसेस की उसे एक्सेप्ट करेंगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो लाइनों में लगे हुए उनमें से एक भी आदमी एक भी पैसा काला धन का लेके नहीं खड़ा हुआ। काला धन जिन लोगों के पास है वो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मोदी जी के दोस्त थे, उन्होंने अंबानी अडानी जैसे लोग उन्होंने पहले ही बता दिया उनको। जेडीयू ने आशंका जताई है कि अगर सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं एनसीपी ने सरकार को विपक्ष के सुझावों पर अमल करने की सलाह दी है। यहाँ तो देश की इकोनॉमी, गरीब का रुपया जब स्टेक पे लगा है, दाव पे लगा है, तो हम सबको मिलजुल कर एक साथ कोई रास्ते निकालने चाहिए। अगर हम आपको बताते हैं कि आपकी इस पॉलिसी में कोई कमजोरी है तो इसे आप बुरा ना लगाएं इससे, बल्कि इसको आप विचार करें। इतना बड़ा कदम था तो सरकार को उसकी तैयारी करना चाहिए थी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये कदम 2-3 दिन ठीक नहीं रहा तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सभी दलों को साथ लाने के लिए सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को फोन किया है। हालांकि वाम दलों ने इसे हताशा भरा कॉल करार दिया। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बात कर लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी भी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि अगले हफ्ते सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। रविंद्र सिंह शोरान के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश भर के बैंकों, पोस्ट ऑफिस और एटीएम में कल लंबी कतारें लगी रहीं। ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग कैश बदलने और निकालने पहुंचे, लेकिन लोगों को इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वहीं ज्यादातर एटीएम में कैश नदारद रहा। आरबीआई ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि कम मूल्य के करेंसी नोट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। खाने के लिए पैसे नहीं है। 8 तारीख को सैलरी मिली है, 500 के नोट मोदी जी ने 8 तारीख को बंद कर दिए। यहाँ आते हैं तो यहाँ धक्के खा के चले जाते हैं। लेकिन भीड़ देख करके लंबी मेरे उम्र के हिसाब से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। सुबह सुबह आके लाइन लगा रहे हैं कि शायद ही कोई एटीएम मिल जाए तो जिससे हम अपना पैसा काट सके। ये दर्द है परेशान आम लोगों का, जो पिछले 3-4 दिनों से एटीएम, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। ये लोग अपना घर-बार और कामकाज छोड़कर पूरा दिन नोट बदलवाने या पैसे निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर में रविवार को भी बैंक खुलने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिली।
ज्यादातर एटीएम में कैश नदारद रहा। वहीं बैंक कर्मचारी भी 20 घंटे से ज्यादा काम करके लोगों की मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम हमारे लिए भी एक टेस्टिंग टाइम है, पब्लिक को भी सपोर्ट करने का। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि हम भी प्रेशर में हैं, क्योंकि आजकल हमें भी बड़ा लेट तक काम करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इस बीच बैंक ने रविवार से 500 रुपए के नए नोट भी लोगों को देने शुरू कर दिए। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी और कतारें जल्दी खत्म होंगी। उससे ग्राहकों को बहुत सुविधा होगी और काफी समय भी बचेगा। अभी हम 100 के नोट दे रहे थे तो नेचुरली टाइम ज्यादा लग रहा था। ग्राहकों को जल्दी लाइन भी जल्दी खत्म होगी उनकी। सरकार के नोटबंदी के फैसले पर लोगों में कहीं नाराजगी तो कहीं समर्थन दिखाई दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बैंक कर्मियों के साथ विवाद के बाद लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज छठा दिन है इस फैसले के बाद। अभी भी स्थिति कई जगह हम देख रहे हैं, लंबी कतारें हैं। और कल क्या स्थिति रही ये आपने अभी देखा। इस समय हम अलीगढ़ आपको लिए चलेंगे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। नवविक्रम, हम बड़े शहरों में हाल देख रहे हैं जहां तमाम संख्या में एटीएम भी मौजूद होते हैं, वहां लंबी कतारें हैं, वहां लोगों में पसोपेश बना हुआ है। अलीगढ़ में क्या स्थिति है? छोटे शहरों में क्या हाल है? देखिए प्रीति, बताना चाहूँगा कि छोटे शहरों में जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ लिमिटेड एटीएम है और बावजूद उसके एटीएम, जितने एटीएम हैं उनमें से आधे का शटर डाउन है और जो खुले भी हैं उनमें कैश नहीं है। तो इस तरह स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है। लोगों में बेहद निराशा है। किसी के घर में शादी है, क्योंकि शादी का सीज़न है, तो शादियां भी लगातार हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के लिए जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, एएमयू के जो स्टूडेंट हैं, किसी को फॉर्म भरने हैं, कई तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा जो आसपास के यहाँ गांव के इलाके हैं, यहाँ जो आढ़ती हैं, जो मंडियाँ हैं, उन्होंने किसानों से पैसा लेना बंद कर दिया है। और जब उन्होंने पैसा, उसके पास जो फसल है वो बेच नहीं पा रहा है। अगली फसल के लिए ना उसके पास बीज है ना खाद है। ऐसे में एक अफरा तफरी का माहौल छोटे शहरों में ज़रूर बन गया है। जी प्रीति, क्या माने क्योंकि बैंक बंद है आज ये अफरा तफरी और बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, आज ये अफरा तफरी बढ़ सकती है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है, लोगों की छुट्टी है। जैसा कि हमने कल भी देखा, बैंकों के बाहर लंबी कतारें थी। सुबह से जो लोग लाइन में लगे थे उनका शाम तक यहाँ अलीगढ़ में नंबर नहीं आया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर टोल फ्री है, लेकिन जो अलीगढ़, आगरा, मथुरा के इलाके को जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री नहीं है और वहाँ पर जो पुराने नोट हैं वो भी नहीं लिए जा रहे। ऐसे में वहाँ के जो यात्री हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज तो निश्चित तौर पर हालात और बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है आज एटीएम के बाहर लंबी लाइनें हों और कैश जिस तरह से कई जगह नहीं मिल रहा है। छोटे शहरों का हाल नवविक्रम सिंह बता रहे हैं। लोग ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ छोटे शहरों में लोग कर रहे हैं और अपील की है प्रधानमंत्री ने। 50 दिन का सहयोग और मांगा है। इस अपील का कैसा असर होगा ये भी देखना होगा। नवविक्रम, फिलहाल आपने जानकारी हम तक पहुंचाई, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने भारत सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया है। भारत यात्रा पर आए यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष जिर्की कताइनेन ने कहा कि काले धन पर रोक लगाने के लिए किए गए सभी उपाय लोगों और वित्तीय प्रणाली के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया है कि वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे विकास की रफ्तार भी तेज होगी। जिर्की कताइनेन भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापक व्यापार और निवेश समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारत दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान कताइनेन भारत सरकार और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श होगा। सरकार ने दोनों सदनों में सभी पार्टियों से सहयोग के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बुधवार से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा।
आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। जो काला धन है वो धन नहीं है, काला धंधा है। नोट का रंग एक ही होता है, धनों का रंग काला और सफेद हो जाता है। एक धन जिसने नेशनल इनकम को रिपोर्ट किया है और दूसरा धन जिसने नेशनल इनकम को रिपोर्ट नहीं किया और कंसील किया गया है। इस देश के 1% जनता के पास 99% ब्लैक मनी या काला धन की संपत्ति है। ये पीपल्स मूवमेंट है, इसको एक ऑनेस्टी मूवमेंट की तरह से लिया जाए। तो हम उम्मीद काले धंधे पे कुछ दिनों में काले धंधे पर भी लगाम कसने की सरकार उसी तरह से प्रयास करेगी जैसे कि आज काले धन के लिए कर रही है, और उम्मीद है कि इससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कश्मीर में आज से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। बीते 4 महीने में हिंसा की वजह से बंद पड़े स्कूलों में छात्रों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन उनका साल बचाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है। पहले ये परीक्षाएं अक्टूबर में होनी थी, लेकिन हिंसा और स्कूलों में आगजनी की घटनाओं के चलते इसमें देरी की गई। घाटी में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 4 महीने की हिंसा और स्कूलों में आगजनी की लगातार हो रही घटनाओं के मद्देनजर परीक्षाओं के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया गया है। प्रशासन ने भी घाटी में कई कमेटियों का गठन किया है जो हालात पर नजर बनाए रखेंगी। हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल की बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल का इस्तेमाल स्कूलों में आगजनी के लिए बम के तौर पर किया गया था। राज्य सरकार की तरफ से हर तरह से सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। Any arrangements that are needed for security, for giving them an atmosphere conducive to holding examinations in very peaceful circumstances. कश्मीर में हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था ही प्रभावित हुई है। आज से शुरू बोर्ड परीक्षाओं का सफल आयोजन केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। कश्मीर में हुई हिंसा के दौरान 20 से ज्यादा स्कूली इमारतें जलाई जा चुकी हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के 1 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। 10वीं के करीब 48,000 छात्रों के लिए 484 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 10वीं के 55,000 छात्र करीब 550 परीक्षा केंद्रों में जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के मलकानगिरी में इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। इलाके में अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग अब पलायन के लिए मजबूर हैं। रोती बिलखती महिलाओं की ये तस्वीरें ओडिशा के मलकानगिरी की हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इलाके में जापानी बुखार से अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। बुखार के चलते अपने बच्चों को खो चुके इन घरों में सन्नाटा पसरा है। मलकानगिरी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। बच्चों की मौत की वजह से लोग प्रशासन से भी नाराज हैं। आलम यह है कि वो अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती तक नहीं कराना चाहते। बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि गांव का लोग बच्चे उच्चे को लेके हम कहीं बाहर जाके जिए बोल के हम सोच रहे हैं। ये से होके तो 100 तक बीमारी से 100 तक बच्चे मर गए हैं। अभी यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। मलकानगिरी के अलावा आसपास के जिलों में भी अब ये बीमारी पैर पसार रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो इस पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल के राष्ट्रपति रोवेन रिवलिन एक सप्ताह की राजकीय यात्रा पर आज दिल्ली आएंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान वो चंडीगढ़, मुंबई और आगरा भी जाएंगे। करनाल में कृषि से संबंधित प्रदर्शनी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भ्रमण करेंगे। मुंबई में व्यापार जगत के लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध काफी बेहतर हैं। रूस के बाद इजराइल भारत में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक है।
एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद इजराइल के किसी राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। One of the first countries who has adopted and is implementing the Make in India vision. And there are already plans for joint ventures and actually for Make in India being made by Israeli companies with the full encouragement of the Israeli government. पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के सामान के साथ पहला जहाज रविवार को रवाना हो गया। बलूचिस्तान के लोग इस बंदरगाह के विरोध में थे, लेकिन उनकी अनदेखी करते हुए पाकिस्तान सरकार ने इस पोर्ट को चालू किया है। ये पोर्ट पाकिस्तान और चीन के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हुए समझौते का हिस्सा है। पाकिस्तान में भारी विरोध के बावजूद ग्वादर पोर्ट खुल गया है। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पोर्ट का उद्घाटन किया। यह पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, लेकिन बलूच नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बलूच नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में विकास के नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। No matter how many innocent civilian you kill, no matter how many innocent political activists, teachers, doctors, intellectuals and literary person you abduct, torture, kill and dump their mutilated bodies, we will resist China-Pakistan economic corridor at any cost, as it's the matter of our life and death. ये जो ग्वादर है ये बलूच ना किसी को देंगे और ना यहाँ कोई पोर्ट बन सकता है, ना यहाँ पे कोई पोर्ट चल सकता है। बलूच की इजाज़त के बगैर यहाँ पर ना कोई कॉन्वाय पहुँचेंगे आराम से, ना कोई यहाँ तजारत कर सकता है। और बलूच की जो नस्ल कुशी की जा रही है, इसको जिंदा रखने के लिए, सलामत रखने के लिए, वो एक नाकाम प्लान है। रविवार को ग्वादर बंदरगाह से चीन के माल से लदा जहाज रवाना किया गया। ये जहाज 250 कंटेनरों में भरे माल को लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका पहुंचेगा। जानकारों का मानना है कि स्थानीय नागरिकों के विरोध ने पोर्ट की सफलता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिस्क ले रहा है और आने वाले समय में उन दोनों के लिए मुसीबतें बहुत गुना और बढ़ेंगी। खास करके जब 1.5 या 2 साल में हिंदुस्तान, जापान और ईरान मिलकर, खास करके हिंदुस्तान और जापान मिलकर छाबहार को पोर्ट को डेवलप कर लेंगे जो 65 किलोमीटर वेस्ट पर है, तो चाइना और पाकिस्तान की मुसीबतों में काफ़ी उछाल आएगा। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित अरब सागर तट पर मौजूद है। पोर्ट के रास्ते चीन के जहाज़ों को मलक्का की खाड़ी में भी प्रवेश मिल सकेगा। बलूचिस्तान प्रांत के लोग पाकिस्तान सरकार से इस बंदरगाह और 46 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े समझौते का ब्यौरा सार्वजनिक करने की भी मांग कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 लाख अवैध प्रवासियों के देश से बाहर करने का ऐलान किया है। उन्होंने बिना दस्तावेज के रह रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा ट्रंप ने मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने की भी बात दोहराई है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद 30 लाख प्रवासियों को अमेरिका से बाहर किया जाएगा। उन्होंने अपराधियों और नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. But we're getting them out of our country, they're here illegally. चुनाव के दौरान किए गए दूसरे वादों को लेकर भी ट्रंप ने रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि बाकी वादे भी जल्दी पूरे किए जाएंगे। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा के पास दीवार खड़ी करने की बात भी दोहराई। For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. But so part wall, part fence? Yeah, there could be some fencing. चुनाव से पहले प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालने का भी ऐलान किया था। अमेरिका में करीब 1 करोड़ 10 लाख प्रवासी नागरिक ही ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज मौजूद हैं। इनमें लाखों की तादाद में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराक की सेना को आईएस आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।
सेना ने मोसुल शहर के करीब प्राचीन निमरूद इलाके को फिर से अपने अधिकार में ले लिया है। मोसुल से 30 किलोमीटर दूर निमरूद में कई प्राचीन इमारतें मौजूद हैं। निमरूद पर 2 साल पहले चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था। पिछले साल इस शहर की तबाही की तस्वीरें सामने आई थीं। इराकी सैन्य बल करीब 1 महीने से मोसुल शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देश आज पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर शांतिवन में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने शांतिवन जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं उनका जीवन सफर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दुनिया में भारत को जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उसे ये ऊंचाई देने का श्रेय काफी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित नेहरू का जन्म आज ही के दिन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1912 में बैरिस्टर बने और उसी साल स्वदेश लौटकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की। हालांकि उन्होंने जल्द ही राजनीति का रुख किया। 1912 में बिहार के बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। नेहरू इसी साल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। 1921 के असहयोग आंदोलन में वो गांधी के काफी नजदीक आए। कांग्रेस के साथ नेहरू का राजनीतिक प्रशिक्षण 1919 से 1929 तक चला। 1923 और फिर 1927 में वो 2-2 साल के लिए पार्टी के महासचिव रहे। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती पर देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है और गुरुद्वारों में श्रद्धालु शबद कीर्तन कर रहे हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में इस मौके पर रोशनी से खास सजावट की गई है। दिल्ली और अमृतसर समेत देश दुनिया के गुरुद्वारों में श्रद्धालु इस मौके पर दर्शन करने उमड़ रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु नानक देव जयंती की बधाई दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस। सरकार ने पैसा निकालने और बदलने की सीमा 500 रुपए और बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने जनता से मांगा 50 दिन का सहयोग, कहा बेनामी संपत्ति रखने वालों पर होगी अगली कार्रवाई। नोट बदलने पर बहस कराने के लिए लोकसभा में कांग्रेस ने दिया काम रोको प्रस्ताव का नोटिस। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति को कराया हालात से अवगत। अरविंद केजरीवाल ने की फैसला वापस लेने की मांग। कश्मीर घाटी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विशेष कमेटियां गठित। देश कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद। शांतिवन में विशेष प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि।
अमेरिका में प्रवासियों पर संकट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा होंगे 30 लाख प्रवासी निर्वासित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।